देखिएगा अपन ने सदिशों का वियोजन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें द्विविमीय वियोजन और त्रिविमीय दोनों अपन ने पूरे किए थे। उससे पहले अपन ने पढ़ा था सदिशों का संयोजन। अब यहां अपन सदिशों का जो संयोजन यानी सदिशों का योग जो पढ़ चुके थे, उसमें दो विधियां अपन ने पढ़ी थी। एक विधि पढ़ी थी ग्राफी विधि और एक विधि पढ़ी थी गणितीय विधि। अब यहां अपन तीसरी जो विधि है सदिशों के योग की, वो है विश्लेषणात्मक विधि। अब आप सोचेंगे कि सर विश्लेषणात्मक विधि को अब यहां क्यों पढ़ रहे हैं अपन, जबकि वो तो संयोजन जब अपन पढ़ रहे थे वहीं साथ साथ कंप्लीट कर लेना चाहिए था। यहां वियोजन के बाद क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वियोजन से अपन ने घटक निकालना सीखा है और यहां पर इस विश्लेषणात्मक विधि में घटकों का ही उपयोग होता है, इसलिए पहले अपन ने इस विधि से पहले सदिशों का वियोजन पढ़ा है। अब विश्लेषणात्मक विधि के अंदर है क्या एक्चुअली, हुआ क्या कि जो ग्राफी जो विधि होती है, ग्राफी विधि कभी कभी जटिल भी हो जाती है। जटिल होने के साथ साथ इससे शुद्धता भी क्या होती है, सीमित रहती है। इसलिए अब जो काम में अपन ले रहे हैं वो है विश्लेषणात्मक विधि। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें घटक वाली जो विधि है उसको अपन काम में ले रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर अपन सदिश पर आधारित अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको अपन सोल्व करेंगे सदिश पर आधारित। तो देखिए, क्योंकि सदिश के फिर आप सोचेंगे कि सर सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, दो प्रकार के गुणनफल भी होते हैं, लेकिन ये अपनी बुक में यहां इस चैप्टर में ना देकर के वो अदर चैप्टर्स में दिए हुए हैं। जैसे कि 6 चैप्टर है कार्य ऊर्जा शक्ति, वहां दे रखा है अदिश गुणनफल को। गुणन गति जो कि 7 चैप्टर है वहां दे रखा है सदिश गुणनफल को। तो वहां अपन टॉपिक के अकॉर्डिंग यानी कि जो अपनी बुक के अंदर जिस सीक्वेंस में दिया है उसी क्रम के अनुसार अपन उसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहां अपन यहां तक अपना ये टॉपिक पूरा हो जाता है। तो देखिए, अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कंटेंट वो है सदिशों का योग। पहले अपन पढ़ चुके हैं सदिशों का योग, लेकिन यहां अपन जिस विधि को पढ़ेंगे वो है विश्लेषणात्मक विधि। तो अपन यहां कह दें सदिशों का योग, और इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि। ये अपनी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में कि सदिशों के योग की विश्लेषणात्मक विधि को अपन पढ़ें। तो देखो, सबसे पहले दिए कि इस विधि को क्यों पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है, ये अपन लिख लें कि जबकि अपन ग्राफी विधि पढ़ चुके हैं। तो देखो कारण क्या है, उस कारण को अपन लिख लें। देखिए, कभी कभी सदिशों के सदिशों के योग की ग्राफी विधि के, कभी कभी सदिशों के योग की ग्राफीय विधि, कभी कभी सदिशों के योग की ग्राफीय विधि के जटिल होने, ग्राफीय विधि के जटिल होने एवं कभी कभी सदिशों के योग की ग्राफी विधि के जटिल होने एवं इसकी शुद्धता के सीमित होने के कारण, एवं इसकी शुद्धता के सीमित होने के कारण, कभी कभी सदिशों के योग की ग्राफी विधि के जटिल होने एवं इसकी शुद्धता के सीमित होने के कारण, भिन्न भिन्न सदिशों के होने के कारण, भिन्न भिन्न सदिशों यानी कि जो अपने पास अलग अलग सदिश हैं, भिन्न भिन्न सदिशों को उनके संगत घटकों को मिलाकर, भिन्न भिन्न सदिशों को उनके संगत घटकों को मिलाकर भिन्न भिन्न सदिशों को उनके संगत घटकों को मिलाकर योग करना, मिलाकर योग करना
अधिक सरल होता है। करना अधिक सरल होता है। और देखो भाई, घटकों को शामिल करके अगर अपन योग कर रहे हैं और यही विधि क्या कहलाती है, विश्लेषणात्मक विधि कहलाती है, तो अपन योग कह सकते हैं अतः सदिशों के योग हेतु विश्लेषणात्मक विधि उपयुक्त होती है। अतः सदिशों के योग हेतु विश्लेषणात्मक अतः सदिशों के योग हेतु विश्लेषणात्मक विधि अधिक उपयुक्त होती है। अतः सदिशों के योग हेतु विश्लेषणात्मक विधि क्या होती है, अधिक उपयुक्त होती है। अब कैसे कैसे कहां कहां इसे अपन काम में ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि किस तरह से घटकों के रूप में अपन विश्लेषणात्मक विधि को प्रयुक्त कर रहे हैं। उसमें पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं किसी समतल के लिए। नंबर फर्स्ट, किसी समतल के लिए। देखिए भी, किसी समतल के लिए अपन क्या देख रहे हैं, जैसे मान लिया कि कोई सदिश ए वेक्टर है। तल का मतलब एक्स और वाई दो ही अक्ष होंगे, ए एक्स आई कैफ, ए वाई जे कैफ है। ए वेक्टर बराबर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू है बी एक्स आई कैफ प्लस बी वाई जे कैफ है। ये अपने पास आई कैप जे कैप अपन को ये दिए हुए हैं, बी वेक्टर ए वेक्टर दे दिया है। अगर इनका अपन सम करते हैं, इनको योग करते हैं, तो देखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। फिर इसके अंदर मैं प्लस कर रहा हूं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे के। अपन इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सदिशों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम की क्या करता है, पालना करता है। तो अपन ये पॉइंट अपन यहां लिख सकते हैं, चूंकि सदिशों का योग क्रम विनिमय, चूंकि सदिशों का योग क्रम विनिमय एवं साहचर्य, चूंकि सदिशों का योग क्रम विनिमय एवं साहचर्य नियम की पालना करता है। चूंकि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम एवं साहचर्य नियम की पालना करता है, इसलिए देखिए ये जो आर वेक्टर इज इक्वल टू है, इसको मैं किस तरह से क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम की सहायता से किस प्रकार में लिख सकता हूं, तो मैं इसे कह सकता हूं ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। इसे इस तरीके से भी अपन कह सकते हैं। अगर इस तरह से मैंने इसे कह दिया है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप, अब इसी से अपन समझ सकते हैं, और ये अपन जानते हैं कि आर वेक्टर का मीन्स क्या है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब देखिएगा, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इन दोनों को, यहां अपन ने ये देख लिया है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ये आ गया है एवं आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप भी होता है। अगर ऐसा है तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आप क्या पाएंगे, देखो जो अपन कह सकते हैं, इससे आगे के पद को अपन ऊपर ही लिख लें। देखो अपन जो जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो है सदिशों के योग की विश्लेषणात्मक विधि।
देखिएगा, तो मैं यूँ कह सकता हूँ अतः मेरे पास इस तरह की स्टेप्स आ जाएगी कि जो आर एक्स है इसकी वैल्यू किसके इक्वल, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स ये आ जाएगा। वे आर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, तो देखो सॉरी, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा और आर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई। तो यहां अपन ने क्या देखा, घटकों के रूप में इसका क्या हो गया, योग हो गया। तो आप इस प्रकार कह सकते हो, इस प्रकार परिणामी सदिश आर का प्रत्येक घटक, इस प्रकार परिणामी सदिश आर का प्रत्येक घटक, इस प्रकार परिणामी सदिश आर का प्रत्येक घटक सदिशों ए और बी के ए और बी के, जो अपने पास सदिश हैं ए और बी के संगत घटक, सदिशों ए और बी के संगत घटक, यही कह सकते हैं संगत घटकों, ए और बी के संगत घटकों के योग, इस प्रकार परिणामी सदिश आर का प्रत्येक घटक यानी आर एक्स इन दोनों का योग, आर वाई इन दोनों का योग, प्रत्येक घटक सदिशों ए और बी के संगत घटकों के योग के तुल्य होता है। ये लीजिए, ये अपन ने किसी तल में सदिशों का योग कर लिया, तो आपने देख लिया कि परिणामी सदिश आर का प्रत्येक घटक, जैसे परिणामी सदिश आर का एक घटक तो है आर एक्स और एक घटक क्या है, आर वाई है। तो आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स हो गया और आर वाई क्या हो गया, ए वाई बी वाई हो गया। यानी प्रत्येक घटक सदिशों ए और बी के संगत घटकों का क्या है, योग है। अब अपन तीन विमाओं के लिए भी इसकी बात कर सकते हैं, यानी कि एक्स वाई और जेड के लिए। तो देखिए, पहला अपन ने एग्जाम्पल देखा किसी तल के लिए, अब अपन देख रहे हैं तीन विमाओं के लिए। दूसरा जो एग्जाम्पल्स अपन ले रहे हैं विश्लेषणात्मक विधि, या यूं कह सकते हैं घटक वाली जो विधि है उसका सेकंड एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं तीन विमाओं के लिए। तीन विमाओं के लिए देखिए, इसके लिए मैंने क्या ले लिया कि जैसे ए वेक्टर है, ए बी सी तीन ले लूंगा मैं, ये सॉरी तीन विमा ले रहा हूं। जैसे ए वेक्टर है तो ये हो गया ए एक्स आई कैप, ए वाई जे के, पिछले के अंदर दो ही थे ए एक्स और ए वाई, अब यहां पर अपने पास और इंक्लूड हो गया है ए जेड के कैप, ये तो ए आ गया। एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ये है। अब मुझे इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो देखो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बिल्कुल ऐसा लिखा जाएगा। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, ए एक्स आई कैफ, ए वाई जे कैफ, ए जेड के कैफ, ये मैंने ए की वैल्यू ले ली है। अब इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, इसको प्लस करूंगा, या इसको एक स्टेप और अपन चेंज करके लिख सकते हैं और भी सरल हो जाएगा। किस तरह से, देखिए मैंने यहां क्या लिखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि मैं इसे अब इस तरह से लिख सकता हूं कि ए प्लस बी जो है, एक तो आर एक्स आई कैप हो गया भाई एक्स दिशा का, प्लस आर वाई जे कैप, आर जेड के भाई तीनों घटकों के रूप में लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो देखो, अब आप इसे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करते हैं तो देखो आर एक्स जो आएगा मेरे पास, आर एक्स वैक्टर की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो जो वैल्यू मेरे पास आएगी आर एक्स वैक्टर की, वो आएगी ए एक्स वैक्टर प्लस बी एक्स वैक्टर, आ गया उसके घटक पूरे। इसी तरह से आर वाई वैक्टर अगर मैं लूंगा
तो ये होगा ए वाई वैक्टर प्लस बी वाई वैक्टर, और आर जेड अगर मैं वेक्टर लूँगा तो ये हो जाएगा ए जेड वैक्टर प्लस बी जेड वैक्टर। बिल्कुल इस तरह लिखा जा सकता है। तो अपन ने देख लिया कि यहाँ 3 विमाओं के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। अब मैं इसी के अंदर नंबर 3 और लास्ट तीसरा एक एग्जाम्पल ये और ले सकता हूँ कि यदि अगर मेरे पास 3 सदिश इस तरह से हैं, यानी कि मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है कि यदि स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए बी सी तीनों ले रहा हूं मैं, ए एक्स आई केफ, ए वाई जे केफ, ए जेड के केफ, और बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई केफ, बी वाई जे केफ, बी जेड के केफ, वे सी वेक्टर इज इक्वल टू सी एक्स आई केफ, सी वाई जे केफ और सी जेड के केफ। यदि ए वेक्टर बराबर ये, बी वेक्टर बराबर ये ऐसा दिया हुआ है तो देखिए, अब अगर ये कह दें कि सदिश इसका मान क्या होगा इनके रूप में, तो सदिश कैपिटल टी इज इक्वल टू, कैपिटल टी वेक्टर इज इक्वल टू ये ज्ञात करवाना चाह रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखें, तो सदिश टी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के लिए, इसके लिए अगर अपन बात करें तो देखो आपको इसके लिए जो वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी भाई, टी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ये लिखा जाएगा ए एक्स वेक्टर प्लस बी एक्स वेक्टर, ये माइनस है, माइनस सी एक्स वेक्टर आ गया उसके कंपोनेंट्स के रूप में। इसी तरह से टी वाई वेक्टर का मीन्स हो जाएगा ए वाई वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर माइनस सी वाई वेक्टर, और टी जेड वेक्टर का मीन्स हो जाएगा ए जेड वेक्टर प्लस बी जेड वेक्टर माइनस सी जेड वेक्टर। ये 3 अपने पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी कंपोनेंट्स के रूप में। यहाँ अपन ने सदिश का वो हिस्सा अपन ने कंप्लीट कर लिया जो कि अपनी बुक में दिया हुआ था। अब अपन सदिश के योग, व्यवकलन, उसके वियोजन, इन पर आधारित जो क्वेश्चंस अपनी बुक में शामिल हैं उन क्वेश्चंस को अपन अब जो है सोल्व करेंगे। क्या क्या और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनको अपन अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं मेडिकल इंजीनियरिंग से संबंधित, उन सभी एग्जाम्स के लिए वो क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको कि अपन अब सॉल्व करने जाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट लिए हुए है, तो वहां उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसे अपन वहीं उसको डिस्कस साथ साथ ही कर लेंगे।